जापान के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना। हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन की संयुक्त रूप से करेंगे मेजबानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध दुनिया की ओर विषय पर आयोजित सत्र में भाग लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस कार्य सत्र में हुए शामिल। दुनिया भर के नेताओं ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के तरीकों पर किया मंथन। प्रधानमंत्री ने हिरोशिमा में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के साथ की द्विपक्षीय वार्ताएं। प्रधानमंत्री ने दोनों नेताओं के साथ तमाम अहम द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर की चर्चा। प्रधानमंत्री ने अन्य नेताओं के साथ हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में परमाणु हमले में मारे गए लोगों को अर्पित की श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। अमित शाह ने अहमदाबाद के चांदखेड़ा में GSRTC की 320 नई बसों को दिखाई हरी झंडी। गांधीनगर में अमूल की अत्याधुनिक जैविक परीक्षण प्रयोगशाला का भी किया उद्घाटन। G20 के पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की तीसरी बैठक मुंबई में जारी। साइड इवेंट में जुहू बीच के सफाई अभियान में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लिया हिस्सा। वहीं चेन्नई में तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री और पर्यावरण मंत्री ने G20 समुद्र तट सफाई अभियान में लिया भाग। और इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी ने प्रीमियर लीग का खिताब किया अपने नाम। अंक तालिका में दूसरे नंबर पर चल रही आर्सेनल की हार के बाद सिटी को मिला ये खिताब। देर रात खेले गए मुकाबले में नॉटिंघम फॉरेस्ट ने आर्सेनल को 1-0 से दी शिकस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जापान यात्रा समाप्त कर पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा को सार्थक और उपयोगी बताया। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पापुआ न्यू गिनी यात्रा होगी। पीएम पोर्ट मोर्सेबी में हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन की पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मैरापे के साथ सह मेजबानी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के सफल दौरे के बाद आज पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हो गए। पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री मोदी हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन की संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे में क्या कुछ खास रहेगा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण में पापुआ न्यू गिनी पहुंचेंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पापुआ न्यू गिनी यात्रा होगी। भारत ने अप्रैल 1996 में पोर्ट मोर्सेबी में अपना उच्चायोग खोला था। इससे पहले सुवा या कुआलालंपुर के जरिए पापुआ न्यू गिनी से राजनयिक संबंध कायम थे। पापुआ न्यू गिनी ने अक्टूबर 2006 में नई दिल्ली में अपने राजनयिक मिशन की स्थापना की। दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है और राष्ट्रमंडल, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों देश निकटता से काम कर रहे हैं। थीम होगा डेवलपमेंट, वही है हमारा डेवलपमेंट पार्टनरशिप इन देशों के साथ, ताकि ये लोगों हैं काफी कोलोनियलिज्म से वेरी समीप में। रिसेंटली दे केम आउट ऑफ दे वर व्हाट के अंडर कोलोनियलिज्म। सो इट इज हमारा ड्यूटी है कि हमारे ये कंट्री को अच्छी तरह उनको आगे बढ़ाए और हमारा डेवलपमेंट, हमारा द वे हमारा 1.4 बिलियन को we brought out of them into a development mode and able to provide sustenance, and we are able to march to become the 5th largest economy now. and हम आगे और 10-12 साल में हम तो 3rd largest economy बनने वाले। देखिए हमारा देश, वी आर इन दैट पॉजिटिव। ये आशा, ये होप, उम्मीद उनको देना है ताकि वो भी ऐसा आगे बढ़े, और उनका टूल्स हम दे रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग ताकि वो आगे बढ़े। प्रधानमंत्री मोदी पोर्ट मोर्सेबी में हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन का पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे के साथ सह मेजबानी करेंगे। 2014 में गठित मंच में
भारत और प्रशांत द्वीप के 14 देश शामिल हैं। अपने दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री, फिजी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। फिपिक के तीसरे समिट का आयोजन यहां पापुआ न्यू गिनी में हो रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की लहरें आपस में मिलती हैं, उसी तरह आशा है कि भारत और पैसिफिक आइलैंड्स आपस में मिलकर सहयोग और विकास की नई परिभाषा लिखेंगे। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन आनंद कुमार, बिमलेंदु पांडे और हुकुम सिंह के साथ मैं शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज के लिए पोर्ट मॉरिसबी में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर आज शाम पोर्ट मॉरिसबी पहुंचेंगे। पोर्ट मॉरिसबी के पापुआ न्यू गिनी विश्वविद्यालय में भारत के सहयोग से बना सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र युवाओं को कौशल युक्त और पेशेवर बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। डेवलपमेंट पार्टनरशिप भारत और पापुआ न्यू गिनी के संबंधों की आधारशिला कही जा सकती है। एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण होगा सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक बहुत स्पेशलाइज्ड सेंटर है जो यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ पापुआ न्यू गिनिया में बनाया गया है। ये जो सेंटर है ये भारत की मदद से बनाया गया है और एक बहुत खास अहम एक रोल अदा कर रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र या CEIT सूचना प्रौद्योगिकी कौशल के प्रशिक्षण और विकास का प्रमुख संस्थान है, जिसे पापुआ न्यू गिनी की सरकार के सहयोग से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। यह पापुआ न्यू गिनी विश्वविद्यालय और भारत में उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र के सहयोग से संचालित है। This center established in I think the preparatory work and signing of the MOU for this center took place in 2016. From 2016 on to 2019, we did the preparatory work with the government of India together with the government of PNG. CDEC was the implementing agency on behalf of the government of India, while UPNG was appointed as implementing agency on behalf of the government of Papua New Guinea. That's how we got engaged in this project. CEIT पापुआ न्यू गिनी और भारत सरकार की ऐसी पहल है जिससे कौशल युक्त कामगारों और विश्व स्तरीय IT पेशेवरों की खेप तैयार होगी। इससे पापुआ न्यू गिनी में निवेश भी आकर्षित होगा और सॉफ्टवेयर निर्यात के जरिए राजस्व भी पैदा होंगे। ये केंद्र द्वीप राष्ट्र के युवाओं का भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। This is a Center for Excellence in IT. Okay, it's a project funded and supported by the Indian government and of course Papua New Guinea government as a bilateral friendship. And it was a very big project. Okay, it started by constructing this place and of course sending us, okay, Papua New Guineans, about 6 of us, okay, to study in India, in Pune, SIDAC. Privilege for this, for Papua New Guinea to have this friendship. Relationship between India and PNG is very important to us. It gives us the opportunities for students to learn IT and in various fields. भारत और पापुआ न्यू गिनी ने पोर्ट मोर्सबी में पापुआ न्यू गिनी विश्वविद्यालय में CEIT की स्थापना के लिए 2016 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। आज ये संस्थान भारत की क्षमता निर्माण की पहल के एक चमकदार उदाहरण के रूप में खड़ा है। शुभेंदु घोष की रिपोर्ट, DD न्यूज, पोर्ट मोर्सबी, पापुआ न्यू गिनी। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंच रहे हैं। उनकी इस यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय में उत्साह का माहौल है। We are very excited about the visit of PM Narendra Modi. A visit of a leader like him, it serves to acknowledge the importance India places on India-PNG relationship. I'm sure it would bring a lot of benefits to both the countries. I'm also very sanguine that all the experiments and all the efforts which have gone into making India the digitized India that we see today and the progress it has made over the last 10 years will also add on to what happens in PNG. It's a matter of pride that Indian Prime Minister
Mr. Narendra Modi is visiting PNG. PNG and India are similar in many ways. They both are democratic nation. They have diversity of culture. They have many languages, and India being a world leader in digitization can help PNG in sustaining democracy. It can accelerate the whole process of technology, digitization, and we look forward to partnership, more increased partnership between PNG and India. और इससे पहले प्रधानमंत्री ने हिरोशिमा में कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं की। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत का हमेशा ये मत रहा है कि किसी भी तनाव, किसी भी विवाद का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए किया जाना चाहिए। देखिए हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह की ये खास रिपोर्ट। अपने 3 देशों के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री की जापान विजिट की ये लेग आज समाप्त हुई। प्रधानमंत्री ने हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ग्लोबल साउथ की नीड्स, उनकी समस्याएं, उनकी कंसर्न्स, उनकी एस्पिरेशंस को ग्लोबल एजेंडा का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। वहीं विश्व नेताओं के साथ अपनी बायलैटरल मुलाकातों के दौरान प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत वो सब करेगा जो एक पीसफुल, स्टेबल और प्रॉस्परस दुनिया के लिए जरूरी है। कैमरामैन के राणा के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, हिरोशिमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वैश्विक नेताओं ने जापान के हिरोशिमा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध दुनिया की ओर विषय पर आयोजित सत्र में भाग लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी इस कार्य सत्र में शामिल हुए। सत्र में उनकी उपस्थिति ने रूस यूक्रेन संघर्ष पर ध्यान केंद्रित किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन और के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच हिरोशिमा में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और जैसे तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर अहम मुद्दों पर चर्चा की। और इसके साथ ही दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की, जिसमें भारत यूके FTA वार्ता में प्रगति पर भी बातचीत शामिल रही। और वहीं इसके अलावा आज हिरोशिमा में भारत और ब्राजील के बीच भी द्विपक्षीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ने तमाम अहम मुद्दों पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा उत्पादन, व्यापार, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, डेयरी और पशुपालन के साथ नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारत ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वैश्विक नेताओं ने आज हिरोशिमा पीस मेमोरियल में एटमी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो एटमी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है और इस दौरे में हम कह सकते हैं कि तमाम सफल जो बातें हैं वो निकलकर सामने आई हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि एटमी हमले में जो मारे हुए लोग थे, जो शहीद हुए थे, उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ तमाम गणमान्य लोग यहाँ पर पहुँचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री हिरोशिमा में पीस मेमोरियल म्यूजियम भी गए। वहां उन्होंने प्रदर्शनी में रखे दस्तावेज देखे, साथ ही आगंतुक पुस्तिका में हस्ताक्षर भी किए। गुजरात दौरे का दूसरा दिन आज केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में अमूल फेड डेयरी के लिए एक आधुनिक जैविक परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में राज्य सड़क परिवहन निगम की 320 बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया।
तो तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये दौरा जो गृह मंत्री अमित शाह का काफ़ी महत्वपूर्ण है और उन्होंने तमाम बसों को यहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो तमाम जो बड़ी बातें हैं वो निकलकर यहाँ से इस दौरे से सामने आ रही हैं और देख सकते हैं किस तरह से गृह मंत्री के स्वागत के लिए लोग पहले से यहाँ पर मौजूद और उन्होंने भी लोगों का ये अभिवादन स्वीकार किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में परमेश्वर मंदिर में भी पूजा अर्चना की। तो अहमदाबाद में परमेश्वर मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने पूजा अर्चना की और अपने दिन की शुरुआत की। और आप देख सकते हैं पूजा अर्चना करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को काफ़ी महत्वपूर्ण ये इनका दौरा है और इस दौरे को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। साथ ही पूजा अर्चना के साथ उन्होंने अपने दिन की शुरुआत करी और उसके बाद तमाम ऐसे विशेष कार्यक्रम हैं जिसमें उन्होंने शिरकत की। तो आप इन तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं। और G20 की पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की तीसरी बैठक मुंबई में चल रही है। बैठक का मकसद नीली अर्थव्यवस्था के पहलुओं पर ध्यान देना है। 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में जुहू बीच की सफाई के साथ एक साइड इवेंट के साथ शुरू हुई। इसके बाद महाराष्ट्र में 5 अलग अलग समुद्र तटों पर सफाई की गतिविधियां अंजाम दी गई। बाद में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मुंबई में एक और कार्यक्रम ओशियन 20 डायलॉग भी आयोजित किया गया। अपने संबोधन में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम रविचंद्रन ने कहा कि ओशियन 20 संवाद विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं को उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से संबंधित पहलुओं, प्रभावी और समावेशी नीति से जुड़ी चुनौतियों और चुनौतियों पर चर्चा की सुविधा प्रदान करेगा। चेन्नई में तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम और पर्यावरण मंत्री शिव वी मैनाथन ने G20 समुद्र तट सफाई अभियान में भाग लिया। यहाँ ना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को बड़ी सौगात दी है। बुजुर्ग तीर्थयात्री आज से हवाई जहाज से तीर्थयात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हवाई जहाज से तीर्थयात्रा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थयात्रा का पहला जत्था भोपाल एयरपोर्ट से रवाना हुआ। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने तीर्थयात्रियों को सम्मानित भी किया। और लखनऊ से आज हज यात्रा के लिए बड़ी संख्या में हज यात्री हज हाउस से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। हज यात्री हज हाउस में से एक बस के जरिए एयरपोर्ट रवाना हुए। एक दूसरे को गले लगाकर लोगों ने मुबारकबाद दी। राज्य मंत्री दानिश आजाद, मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर, हज कमेटी चेयरमैन मोहसिन रजा और मुस्लिम धर्म गुरु ने हरी झंडी दिखाकर हज यात्रियों को रवाना किया। उत्तर प्रदेश से लगभग 25,000 लोग हज के लिए जा रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले साल कोविड-19 की वजह से कम लोग ही हज के लिए जा पाए। इस बार बड़ी संख्या में लोग हज के लिए रवाना हो रहे हैं। यहाँ की माशाअल्लाह बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं और यहाँ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी व्यवस्था किया है। बहुत अच्छे, बहुत खुश हो रहे हैं। अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि जो हमको वहाँ बुला लिया और बहुत खुशी की बात है कि हम वहाँ जा रहे हैं। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग जाएंगे इतनी पाक जगह पे और हम लोग वहाँ की जियारत करेंगे। बस वहाँ पहुँचने का, वहाँ का माहौल देखने का बस बहुत मन कर रहा है। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। और CUET UG 2023 की परीक्षा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया है। परीक्षा में 14,99,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया है। परीक्षा का आयोजन 13 भाषाओं में होगा। हिंदी, अंग्रेजी के अलावा ये विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में कराया जाएगा। हालांकि जम्मू कश्मीर में आज होने वाली परीक्षा 26 मई को आयोजित की जाएगी।
इसी तरह मणिपुर में भी कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए परीक्षा 29 मई को होगी। शैक्षणिक सत्र 2023 से 24 के लिए करीब 250 केंद्रीय राज्य विश्वविद्यालयों और विभिन्न स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। आर्यन खान मामले में एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े आज भी पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश हुए। समीर वानखेड़े पर आर्यन खान के परिवार से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। सीबीआई ने आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत समीर वानखेड़े पर मामला दर्ज कर लिया है। वानखेड़े ने मुंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर जबरन वसूली और रिश्वत के आरोपों को लेकर उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया है। इससे पहले शनिवार को भी सीबीआई ने समीर वानखेड़े से पूछताछ की थी। उधर उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 1 लाख के इनामी अपराधी को, आपको बता दें कि जो इनामी अपराधी है उसको पकड़ा है और इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है और साफ तौर पर कानून व्यवस्था को और दुरुस्त करने की जो कवायद है वो नजर आ रही है। को कौन संभालेगा? आप। ये अंग्रेज तो एक एक करके हमारे राज्यों को हड़पते जा रहे हैं। हमें अभी से तैयार रहना होगा। वेडिंगटन पर हमला मैं करूंगा। नहीं, वो हमारा शिकार है। स्वराज में देखिए मध्य भारत के मंडला राज्य की रानी अवंतीबाई की महान गाथा। हम बात करेंगे शख्सियतों की जिन्होंने हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्रों को भी सहेजा और हस्तशिल्प कला को भी आगे बढ़ाया। 14वीं शताब्दी के बिदरी शिल्प को आगे बढ़ा रहे शिल्पकार शाह रशीद अहमद कादरी, पश्चिम बंगाल के 102 वर्षीय सरिंदा वादक मंगला कांति राय, असम की सदियों पुरानी पारंपरिक मुखौटा की संस्कृति को संरक्षित करने वाले हेमचंद्र गोस्वामी, कश्मीर के पारंपरिक शास्त्रीय वाद्य संतूर बनाने वाले संतूर शिल्पकार गुलाम मोहम्मद जज और मीजो लोक संगीत और नृत्य को संरक्षित कर रही मीजो लोक गायिका संगीत आज में हम बात करने वाले हैं जंगल की आग से हमें क्या नुकसान फारूक अब्दुल्ला, लालू यादव। अभी और भी बहुत है जो मैं समयाभाव में नहीं ले रहा हूं। इनको अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति मानते थे और अचानक वो व्यक्ति इन सभी लोगों से गलबहियां करने लगे। कई तस्वीरें तो सभी को पता है। लालू जी से जब ये पहली बार मिले, मीडिया ने सवाल उठाया तो फिर मीडिया को ये कहते हुए पाए गए कि नहीं, जबरदस्ती हमको गले लगा लिए थे। लेकिन आज इस बात का बहुत महत्व बढ़ जाता है। पीछे किसी पत्रकार ने अरविंद केजरीवाल से इंटरव्यू में ये बात पूछी, जैसे मैं ये लिस्ट बता रहा हूं वैसे ही रखते हुए, कि ये लोग तो भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति थे आपके अनुसार, फिर आप इनसे आज गलबहियां क्यों कर रहे हो, आप इनसे क्यों मिल रहे हैं? तो अरविंद केजरीवाल का जवाब था कि अभी हमको नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को हराना है, इसलिए मैं इनसे मिल रहा हूं। पत्रकार ने यह भी पूछा, तो क्या आप इनको हराने के लिए भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होकर के हराएंगे? और अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार किया, हां, हमारी प्राथमिकता इस समय ये है। तो आज एक दृश्य और भी हमने देखा। नीतीश कुमार जी अभी अभी मिलके गए हैं। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव, लालू जी के लड़के, ये सब मिलकर के बिहार में सरकार चला रहे हैं। तो ये दृश्य देखने के बाद फिर मुझे याद आया कि जिस व्यक्ति के लिखने का, कहने का
जनता को संदेश देने का कोई भी महत्व ना रह जाए, वो व्यक्ति किसी भी प्रदेश में या किसी भी निगम में रह करके कितना खतरनाक सिद्ध होता है जनता के लिए, ये आप सबके समक्ष आज हमें रखना है। मुझे बहुत आश्चर्य के साथ ये कहना पड़ा, हालांकि कई लोगों ने अब अरविंद केजरीवाल को खुद ही किनारे करना शुरू कर दिया। कर्नाटक के शपथ में कुछ दृश्य ऐसे आए, कई लोगों ने सवाल उठाए, तो कई लोग तो समझ गए कि जो ये दूसरों को भ्रष्टाचारी बताता है, इससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है ही नहीं। नीतीश जी पर मुझे थोड़ी सी आज दया आई, क्योंकि जो जो अरविंद केजरीवाल से सटा है उसका कद घटा है, और आज जिस प्रकार से उनके अपने सबसे करीबी साथी जेल में हैं, बेल तक नहीं मिल रही है, ऐसे लोगों का साथ आना इस दिल्ली और देश के लोगों को देखना चाहिए कि इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, किसी प्रकार से अपने भ्रष्टाचार की सल्तनत को बचाना, और देश की जनता, दिल्ली की जनता कभी ये होने नहीं देगी, ये हमारा पूरा विश्वास है। हमारे अन्य साथी आपसे कुछ बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर हर्षवर्धन जी से कि आप सबको संबोधित करें। डॉक्टर साहब, साथियों, अभी मनोज जी ने एक जो उनके चरित्र का एस्पेक्ट है उसके ऊपर जिक्र किया है। ये दिल्ली के लोगों का दुर्भाग्य है और ये हम सबके लिए विडंबना ही है कि एक ट्रिवियल और नॉन इशू को इतना बड़ा इशू बनाकर दिल्ली के अंदर किस प्रकार का चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा व्यवहार हो रहा है। विषय भी कोर्ट में दोबारा से चला गया, इसलिए उसके लीगल एस्पेक्ट्स पे अभी मैं बात आपसे नहीं कर रहा हूं, लेकिन लगभग 20 वर्ष दिल्ली की असेंबली में रहने के कारण मैंने दिल्ली में लगातार 4 तो मुख्यमंत्रियों को देखा, मदन लाल खुराना जी, साहेब सिंह जी, सुषमा स्वराज जी और शीला दीक्षित जी, और स्टार्टिंग फ्रॉम 93 में मिस्टर पीके दवे, तेजेंद्र खन्ना जी, विजय कपूर जी, बीएल जोशी जी और नजीब जंग जी, ये सारे मुख्यमंत्री और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये प्री अरविंद केजरीवाल इरा के हैं। और 20 साल को मैंने बहुत अच्छी तरह से खंगाल के देखा, रिकॉल करने की सारी चीजें देखी, और उस समय के मेरे पास 20 साल के कंटिन्यूसली एक साथी थे, उनको मैंने स्पेशली फोन करके भी पता करने की कोशिश की, प्रोफेसर जगदीश मुखी को, कि क्या आपको याद आता है कि पूरे 20 साल के अंदर यही कानून था, यही एक्ट था, यही 91 में जो बना, उसके बाद असेंबली बनी 93 में, और उसके आधार पर दिल्ली में 20 साल सरकारें चली, हिस्टोरिक डेवलपमेंट के प्रोसेसेस हुए राइट फ्रॉम द फर्स्ट गवर्नमेंट टिल द एंड, लेकिन 20 साल में एक भी इंसिडेंट ऐसा याद नहीं आता जब किसी मुख्यमंत्री या सरकार के मंत्री और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रहे हैं समय समय पर, उनके बीच में किसी भी प्रकार की इस स्तर की कोई बातचीत, एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता था, म्यूचुअली चीजें डिस्कस होती थी, और आपस में 1 मिनट के अंदर कंसेंसस बन जाता था। कभी कौन से मंत्रालय में कौन सा ऑफिसर रहेगा इसके ऊपर कभी कोई झगड़ा नहीं होता था। ये 20 साल का प्री अरविंद केजरीवाल इरा है, और मिस्टर अरविंद केजरीवाल के बाद का हमको ये भी ध्यान होगा सबको कि ये दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी थे अंशु प्रकाश। मैं उन अंशु प्रकाश जी के साथ, मैंने भी भारत सरकार में काम किया, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने भी उनके साथ काम किया। बहुत ही योग्य कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे, और उनके साथ भी किस प्रकार का व्यवहार दिल्ली के अंदर
इनके एमएलएज ने किया, इनके मुख्यमंत्री ने किया, वो हम सबको याद है। आज भी जो लोग उनको जानते हैं और आज के जो प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी हैं, ये एनडीएमसी के चेयरमैन भी रहे हैं। आप में से दो लोग भी उनको जानते होंगे, मिले होंगे। एक सॉफ्ट, सोबर, स्माइलिंग, डाउन टू अर्थ, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स इन ब्यूरोक्रेसी, ऐसे चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के अंदर। और अभी अखबारों में क्या खबर पढ़ने को आ रही है, आज दिल्ली के प्रमुख अखबार में अभी प्रवेश जी शायद हो सकता है विस्तार से चर्चा करें, पढ़ा कि 8 बड़े ऑफिसर्स ने जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिख के दिया कि किस प्रकार का उनके साथ व्यवहार हो रहा है। और अभी मोटी बात, बड़ा क्रक्स है कि एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया, उसके ऊपर ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्या पड़ी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आते ही इस सरकार के मुखिया ने सबसे पहले क्या काम किया, उन अधिकारियों को जो कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मसलों को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, टाइम बाउंड तरीके से उनको रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था, उनको या तो हटाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी या उनको उस जिम्मेदारी से मुक्त करने का काम शुरू कर दिया। और फिर एक नहीं, एक मंत्री कह रहा है कि चीफ सेक्रेटरी मुझे मारने की धमकी दे रहा है। यानी इस स्तर की कंप्लेंट्स और जिस स्तर की सरकार में रहकर एक आईआईटी में तथा कथित पढ़ा हुआ मुख्यमंत्री किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करता है, सबके लिए इस्तेमाल करता है। वो देश के अभी बहुत सारे नेताओं का नाम लिया, उनको सबको क्या बोलते थे और अभी उनके साथ क्या संबंध दिखा रहे हैं, वो किसी को नहीं छोड़ते। जो हाईएस्ट लेवल पर हमारे देश के अंदर जो पद पर बैठे हुए हैं, उनके लिए भी तूतू वाली भाषा, और उसको क्या मैं समझता हूं कि उच्चतम कोटि की निकृष्टतम भाषा और व्यवहार, इसका प्रदर्शन और शायद 1947 से लेकर 2023 तक पब्लिक लाइफ में किसी एक लीडर ने सबसे ज्यादा घटिया प्रदर्शन अगर किया होगा व्यवहार का, अपने बिहेवियर का और अपनी, जैसे मैं समझता हूं कि अब उनके बारे में वो झूठ है, भ्रष्टाचार, वो तो सब उनके पर्यायवाची हो चुके हैं। तो उसमें शायद खाली देश में नहीं, भारत में नहीं, मैं बार बार कहता हूं पूरे विश्व में भी कोई ऐसा पॉलिटिशियन या ऐसा लीडर नहीं होगा जो इस प्रकार का करता है। इसलिए आज जो कंट्रोवर्सी चल रही है ये बेमानी है। हमारे पास प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, इंटेंशन ठीक हो, विजन ठीक हो, नीयत साफ हो, वास्तव में जनता का भला करना हो, राजनीति ना करनी हो, तो 20 साल तक अलग अलग सरकारें, अलग अलग किस्म की विचारधाराओं के लोग ऊपर थे और नीचे भी अलग अलग किस्म के अलग अलग समय पर लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं। दे वर वेरी हाईली क्वालिफाइड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। बीएल जोशी जी पुलिस के ऑफिसर थे, एक विजय कपूर जी दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी रहे थे, तेजस्वी खन्ना जी भारत सरकार के अंदर कॉमर्स सेक्रेटरी रहे थे और नजीब जंग जी जो है एक एजुकेशन के फील्ड के थे। लेकिन किसी के समय में इस प्रकार की हरकत नहीं हुई कि सरकार का काम एक दिन भी किसी पोस्टिंग के कारण रुका हो। और अभी भी भारत सरकार ने सिविल जो सर्विसेज अथॉरिटी बनाई है, उसका चेयरमैन कौन है? चेयरमैन इज द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ और उनके साथ 2 आदमी हैं जो कि होम सेक्रेटरी है और चीफ सेक्रेटरी है। यानी उनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपने व्यवहार से या अपने निर्णय से, अगर निर्णय प्रामाणिक होगा तो मैं नहीं समझता कि किसी चीफ सेक्रेटरी या किसी जो होम सेक्रेटरी का जो है दिमाग में कोई फितूर होगा कि वो उनसे डिसएग्री करेगा। तो फितूर जितना भी है वो सारा का सारा जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री के दिमाग में है। अभी उनको सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का चेयरमैन बनाकर भी जब भारत सरकार ने जिम्मेदारी जो है दी है, उस जिम्मेदारी को भी निभाना वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो केवल राजनीति करना चाहते हैं। दिन रात जो है भारत सरकार को, जो देश में जो सत्तारूढ़ दल है उसको गालियां देना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि देश की जनता बहुत गहराई गंभीरता से ये सारी चीजें देख रही है और जो ट्रुथ होता है उसकी पावर हमेशा अनबीटेबल होती है। इसलिए ट्रुथ की विजय होगी और बहुत जल्दी मैं दिल्ली के लोगों को अपनी पार्टी की ओर से भी विश्वास दिलाता हूं
कि इस प्रकार की व्यवस्था से बहुत जल्दी आपको आजादी मिलेगी जिस तरह की करतूतें चल रही हैं। मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं निवेदन करूंगा साउथ दिल्ली सांसद श्री मुकेश मोदी से आप सबको माइक हटाने से सब चेयर ही चेंज कर रहा है। मित्रों, दिल्ली की जो स्थिति है हास्यास्पद स्थिति, और दिल्ली देश को रिप्रेजेंट करता है। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली केवल इसलिए राजधानी नहीं है कि उसमें 2000 लोग को 2 करोड़ लोग मुख्यमंत्री चुनते हैं। 2.25 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व दिल्ली करती है। देश विदेश में भी दिल्ली का ही परसेप्शन जाता है कि भारत की क्या स्थिति है, लेकिन इस लोकतंत्र का किस प्रकार से भद्दा मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग ऐसा ऐसा वक्तव्य देते हैं कि बड़ी हंसी भी आती है। कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। और सुल्तानपुर का सांसद, टिकट ब्लैकमेलिंग करने वाला व्यक्ति, रेस्टोरेंटों से 3 बजे तक शराब पिलाने वाले लोगों से पुलिस की मुखबरी करके उठाई करके पुलिस को देने वाला व्यक्ति, नीतीश कुमार जी राज्यसभा में कहते हैं कि विरोध मिलकर करने के लिए नेतृत्व करेंगे। ऐसे लोग इस बात को सुनकर जब मैं टेलीविजन में बात सुन रहा था कि नीतीश कुमार जी राज्यसभा के सांसदों से करेंगे बात और सभी इकट्ठी होकर इस अध्यादेश का विरोध करेंगे। नीतीश बाबू 1950 से लेकर 2014 तक 679 अध्यादेश देश की पार्लियामेंट में आए। 679 अध्यादेश देश की स्थिति परिस्थिति और अचानक कानून बदलने की मानसिकता को लेकर डॉक्टर साहब ने जैसे कहा, उदाहरण दिया। हम ऐसी कहानी मुझे याद आ गई, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर वो कहानी बिल्कुल फिट बैठती है कि 4 लोग इकट्ठे हुए, नियत बनाई, जैसे अन्ना जी के नेतृत्व में कुछ मंडली इकट्ठी हुई, नियत बनाई कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से दिमाग में तो जा नहीं सकता। 4 ऐसे लोगों ने, एक व्यक्ति था उनमें जिसको दिखाई नहीं देता था, एक व्यक्ति था वो पोलियो से ग्रस्त था, एक पैर उसका काम ही नहीं करता था, एक व्यक्ति था उसको सुनाई नहीं देता था, और एक व्यक्ति था कि वो इतना शर्मदार था कि कपड़े ही नहीं पहनता था कभी। वो इतना जनता था केजरीवाल साहब की तरह। चल दिए, जब चलने लगे, चलते चलते वो दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचने के बाद सत्ता हथियानी है, तो एक पहले वाला कहने लगा, जब चोरी करने जा रहे थे तो जो जिसको दिखाई नहीं देता था उसने अपनी आंखों पे हाथ लगाकर कहा, देखो 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 देखो, आराम आराम से चलो, सामने से कोई आ रहा है। जिसको सुनाई नहीं देता था वो कहता है, आवाज तो मुझे भी आ रही है कुछ खटखट खटखट की, सोच समझ के चलो। तो जो पोलियो से ग्रस्त था वो कहने लगा, भाई भागो, इज्जत बचानी है। तो जो भाग नहीं सकता था वो कहने लगा, और जो हमेशा नंगा रहने की फितरत रखता था कि तुम भागोगे ना भूगोगे, मेरे कपड़े उतारोगे। तो इस प्रकार की मानसिकता के लोग वो रिप्रेजेंट करेंगे दिल्ली को, और देश के संविधान में अध्यादेश का विरोध करने के लिए सांसदों को झुकाएंगे। उनका अपना पास्ट को देखने के लिए अगर जाएंगे, वो ऐसी बातें जो मीडिया के अंदर चैनलों के ऊपर बैठकर कहते हैं, ये भारत के लोकतंत्र की एक कमाल है कि इस प्रकार की ब्लैकमेलिंग करने वाले और हफ्ता वसूली करके नौजवानों की जीवन खराब करके 3 बजे तक रेस्टोरेंटों में शराब पिलाने का काम हफ्ता वसूली करने वाला व्यक्ति, और वो अध्यादेश का विरोध करने के लिए सांसदों को जुटाएगा। तो रोज राज्यसभा के सांसदों को भी सोचना पड़ेगा कि कौन सी मंडली के साथ वो जाना चाहते हैं। जो मंडली मैंने उदाहरण दिए उस प्रकार की मंडली के लोग हैं। तो ये हास्यास्पद स्थिति मुझे इस बात को लेकर लगती है। इसलिए इस अध्यादेश के मामले को लेकर जो पार्लियामेंट में अब कैबिनेट में आया है, सरकार लेकर आई है कि सरकार कैसे ढंग से दिल्ली के लोगों की सेवा की जा सके और भारत की स्थिति
देश की दिल्ली की राजधानी के द्वारा उनकी स्थिति ऑकवर्ड ना हो, भारत की स्थिति दुनिया के देशों में इस प्रकार की दिल्ली चले, इसलिए ऑर्डिनेंस लाने का जो प्रयास हुआ कि लोकसभा में कहा गया, जो हमारे जजेस थे उनका वर्डिक्ट था कि अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कोई कानून नहीं है, तो इसलिए वो अध्यादेश लाया गया था। उसके लिए ऐसी मंडली अब राज्यसभा में विरोध करेगी, ये बड़ी चिंता का विषय है। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा, मीनाक्षी लेखी जी अभी जा चुकी हैं, तो वहां बैठे आपको सबको संबोधित करेंगी मीनाक्षी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपको 2-3 विषय समझने हैं। पहला विषय तो ये समझना है कि दिल्ली की कानूनी और प्रशासनिक स्थिति क्या है। दिल्ली की कानूनी और प्रशासनिक स्थिति ये है कि ये यूनियन टेरिटरी है, जिसपे कई पुराने जजमेंट्स आ चुके हैं विद लेजिस्लेचर, यानी यहाँ पर एक इलेक्टेड जो है बॉडी भी है। लेकिन जो दिल्ली का नेचर है ऑफ बीइंग अ यूनियन टेरिटरी वो नहीं बदला हुआ और एक शहर प्रदेश नहीं बन जाता, ये भी समझने वाली स्थिति है। इसके अंदर जो इसके मूल में आज के लिए प्रश्न है, कोर्ट ने ऐसा कहा कि एग्जिस्टिंग नियम कानून जो है उसके तहत एंट्री 41 लिस्ट 2, जिसको कंकरेंट लिस्ट हम कहते हैं शेड्यूल 7 की, उसके तहत सर्विसेज को लेकर कोई स्पेसिफिक नियम कानून नहीं है। इसलिए उनकी राय है कि सर्विसेज का जो अधिकार है एब्सेंस ऑफ लॉ में, लॉ की वजह से वो हम राज्य को तैनाती देते हैं कि राज्य में मंत्री वगैरह के तहत जो लोग काम करें वो उनकी सुनवाई करें, नहीं तो काम करना मुश्किल होगा। हमारा ये मानना है कि एग्जिस्टिंग जो नियम है उसके अनुसार सर्विसेज का अधिकार, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन में यूनियन का बहुत बड़ा रोल है और संसद का सबसे बड़ा रोल है, तो उसके तहत ये अधिकार केंद्र के पास है। और इसीलिए इससे पूर्व में एक और पहले जजमेंट आ चुका है, कई जजमेंट्स आ चुके हैं। हमारी मान्यता है कि ये पर्टिकुलर जजमेंट उनके कॉन्ट्राडिक्शन में है, मगर जैसे भी अगर हम इस जजमेंट को भी मान लें तो इस जजमेंट के तहत ही कोर्ट ने खुद लिखा है कि केंद्र सरकार चाहे तो कानून ला सकती है। तो कानून लाने की उसी प्रक्रिया में जब संसद अपना अभी छुट्टी पर है तो ऑर्डिनेंस को लाया गया है, और ऑर्डिनेंस इसलिए वैलिड है कि राष्ट्रपति के अधिकार को, जहां पे पूर्ण राज्य भी है वहां पर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो यूनियन टेरिटरी के अंदर राष्ट्रपति के अधिकार को कैसे चैलेंज किया जा सकता है। सबसे बड़ी समझने का विषय जो है कि ये कंट्रोवर्सी बनी कैसे, तो ये कंट्रोवर्सी बनने के मूल में जो कारण है वो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का कंट्रोल दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने हाथ में चाहता है। यही कारण है कि जैसे ही ये नियम बदला, अगर कुछ नहीं किया था तो जो अधिकारी जांच में लगे हुए थे, कागज जुटाने में लगे हुए थे, विजिलेंस के इंचार्ज थे, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज कर रहे थे, आते ही आपने तत्काल निर्णय से उनको हटाने का प्रयास क्यों किया? यानी आप अपने पद का, कुर्सी का और नियम की एब्सेंस का फायदा उठाते हुए दिल्ली की जनता को और दिल्ली को ही नहीं बल्कि देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो कोई भी कानून, कोई भी व्यवस्था, भले ही लोकतंत्र हो, अब पंगु नहीं हो सकती, और वो पंगु नहीं होने के कारण उसको अगर आपने पंगु बनाने का काम किया तो उसको सुधारने के तरीके केंद्र के पास और देश के राष्ट्रपति के पास हमेशा ही रहते हैं। और देश की, दिल्ली की व्यवस्था पंगु ना हो, दिल्ली का जो स्पेशल स्टेटस है यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर का ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था के तहत केंद्र ने अध्यादेश के माध्यम से सिर्फ व्यवस्था को ठीक करने का काम किया, और उस व्यवस्था में मुख्यमंत्री को जो बॉडी बनाई गई है सिविल सर्विसेज बोर्ड, उसका अधिकारी ही नहीं बल्कि उसको चेयरमैन बनाया गया है। चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसके अंदर जो है मेंबर रहेंगे, और दिल्ली में कोई भी पोस्टिंग ट्रांसफर होगी ये 3 लोगों के सहयोग से ही होगी। और जहां कहीं भी, मतलब जैसे मेजॉरिटी का रूल होता है
कि अगर 3 में से 2 लोग किस तरफ हैं, उसी के आधार पे निर्णय होगा। मगर कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन होगी तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन के समय पर उसमें अधिकार एलजी के पास दिया गया है कि वो एलजी जो है उस पर निर्णय ले सके। सिर्फ इतना ही किया है। आप मुझे बताइए कि अगर इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया था तो जो विजिलेंस में बैठे हुए अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना मतलब वो क्या नया काम था? अगर कुछ कंप्लेंट थी तो वो पहले होती। चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई करना, अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना कहीं ना कहीं इनकी जो भ्रष्टाचारी मानसिकता है उसी का परिचय देता है, जो कि नियम कानून को नहीं मानने वाले लोग हैं। नियम कानून का उल्लंघन करके अपना शीश महल खड़ा करते हैं, नियम कानून का उल्लंघन करके एक्साइज पॉलिसी बनाते हैं, नियम कानून का उल्लंघन करके पहले एलजी के घर जाके बैठ गए थे और अभी हाल शुरू में रेल भवन के पास बैठ गए थे। तो ये नियम अपने आप को खुद कहते हैं कि मैं एनार्किस्ट हूं। तो जो एनार्किस्ट किस्म के लोग हैं उनको शायद कानून व्यवस्था को, देश की प्रशासन को, जहां पे कैपिटल सिटी राजधानी होने के नाते केंद्र का भी रोल है और केंद्र का रोल तो देश के हर क्षेत्र में है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि हम क्वाज़ाई फेडरल स्ट्रक्चर के निर्माण में भरोसा रखते हैं और क्वाज़ाई फेडरल स्ट्रक्चर में केंद्र के रोल को कोई भी डाइल्यूट नहीं कर सकता। यही प्रशासनिक और कानून बनाने की व्यवस्था इस देश में है। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी। अब मैं निवेदन करूंगा पश्चिम के सांसद भाई परवेश शर्मा जी से। वो क्या पूरा शिफ्ट करना आई नो लाइव चल रहा है तो सोचा है कि ऐसे थोड़ा इसकी आवाज क्यों आ रही है? इसकी आवाज किसकी वजह से? मेरा तो नहीं। ठीक है, तार में होगा, तार फोन भी दूर कर दो। हेलो, ठीक है। अभी दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज जी का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमको दिल्ली के अधिकारी डरा रहे, धमका रहे, जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सुनकर बहुत ही अजीब लगा और एक बार तो हंसी भी आई, मगर हंसने वाली बात नहीं है क्योंकि हमारे दिल्ली के सीनियर अधिकारियों के ऊपर में इस तरीके से आरोप लगाना ये बहुत ही गंभीर बात है। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली के मुख्य सचिव जब अंशु प्रकाश जी थे तो बार बार उनको कहने के बाद में अरविंद केजरीवाल ने उनको अपने घर बुलाया और वो जाना नहीं चाहते थे। इस बात का उनको अंदेशा था कि वहां पर कुछ ये गड़बड़ करेंगे और ये अरविंद केजरीवाल की हमेशा आदत रही है कि अपने घर में अधिकारियों को बुलाकर उनको गाली देना, उनको धमकाना। ये कोई पहली बार हमने नहीं सुना, बहुत बार सुन चुके हैं। और अगर उस दिन की मैं आपको बात बताऊं तो जब अंशु प्रकाश जी घर गए तो वहां पर केवल अरविंद केजरीवाल मौजूद नहीं थे, वहां पर उन्होंने अपने और भी विधायकों को बुलाया हुआ था और अरविंद केजरीवाल के इशारे पर वहां पर दिल्ली के मुख्य सचिव, जो एक राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है, वहां पर उसको थप्पड़ मारा गया, उसके सर के ऊपर में मुक्का मारा गया और इसकी शिकायत भी उन्होंने दर्ज कराई। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी अभी दिल्ली में 8 अधिकारियों के ऊपर में अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने गाली देकर, उनको धमकाकर, फाइलों के ऊपर में जबरदस्ती साइन करवाए। ऐसा अधिकारियों ने आरोप लगाया है। ये अधिकारी हैं सबसे पहले आशीष मौर्य जी,
जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, सबसे पहले वो आशीष मौर्य का ट्रांसफर करने के लिए उसकी सिफारिश करते हैं अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल उसके बाद में और बाकी अधिकारियों का ट्रांसफर करते हैं। और इनमें से वो अधिकारी हैं, एक है राजशेखर जो इनके घोटालों की जांच कर रहे थे। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये कोई घोटाला ही नहीं है, शराब का कोई घोटाला ही नहीं है, और अगर मैंने शीश महल बना लिया, 45 करोड़ रुपए लिए, एक सरकारी मकान में लगा दी, तो क्या घोटाला है। और वो दूसरी तरफ सबसे पहले उसी अधिकारी का ट्रांसफर का ऑर्डर करते हैं जो उन घोटालों की जांच कर रहा है। अगर कोई घोटाला ही नहीं है, अगर आपने कुछ गलत ही नहीं किया, तो वो अधिकारी को काम करने दीजिए। उस अधिकारी का ट्रांसफर करने का आपका अंदेशा ये बताता है कि घोटाला था और आपको पता था कि आप घोटाले में पकड़े जाओगे, इसलिए आपने उनका ट्रांसफर करने की सिफारिश करी। ऐसी एक महिला अधिकारी किन्नी सिंह, तो ये महिलाओं को भी नहीं छोड़ते। तो किन्नी सिंह को इन्होंने गालियां दी, किन्नी सिंह को इन्होंने धमकाया, जो एक आईएएस ऑफिसर है। यह हम बात कर रहे हैं भारत की राजधानी दिल्ली में एक आईएएस ऑफिसर, महिला ऑफिसर को दिल्ली का मुख्यमंत्री और उसके मंत्री धमकाते हैं, गाली देते हैं, जबरन फाइल पर अपने ऑफिस में घर पर बिठाकर साइन करवाते हैं, और उसके बाद में अधिकारी बाहर आकर कहता है कि मुझे ऐसे ऐसे मेरे साथ में व्यवहार हुआ। इससे खराब बात और कोई भी किसी भी सरकार के लिए क्या हो सकती है। क्या अरविंद केजरीवाल को यह नहीं पता था कि राज्य और देश की जो 8 यूटी है उसमें क्या फर्क होता है, कि सारी यूटी के जो भी पावर है, सर्विसेज की जो पावर है, वो भारत सरकार के पास होती है, और दिल्ली में उसी में से एक है यूटी। दिल्ली का नाम खाली दिल्ली नहीं है, दिल्ली का नाम एनसीटी ऑफ दिल्ली है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली में एम्बेसीज हैं, और ये बाबा साहब अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये संविधान में कहा था कि राज्यों की पावर ये है, यूनियन टेरिटरीज की पावर ये है। आज वो यूनियन टेरिटरी की पावर के ऊपर में अरविंद केजरीवाल ने जो बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान किया, जो बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान का मजाक उड़ाया, ये उनको शर्म आनी चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए। और मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं कि देश के कानून बनाने का अधिकार वो पार्लियामेंट के पास होता है, भारत सरकार के पास होता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी संविधान का इंटरप्रिटेशन, उसकी व्याख्या अपने हिसाब से जो करती है, अगर उसमें कुछ भी कंफ्यूजन होती है तो सरकार उसको कभी भी बदल सकती है। तो सरकार ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये नया दिल्ली का संविधान लेकर आई है, और उसी के माध्यम से आगे सारा दिल्ली में सर्विसेज जो विभाग है वो चलेगा। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री को ज्यादा राजनीति नहीं करते हुए, और उनको संविधान में विश्वास करना चाहिए, लोकतंत्र में विश्वास करना चाहिए। उनके पास अभी भी इतने सारे विभाग हैं, पानी है, तो आज दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिल रहा इतनी गर्मी में, वो उसकी चिंता करें। उनके पास में बिजली है। मेरी लोकसभा में 1984 के दंगे की जो कॉलोनी है, वहां पर लोगों के घरों में 2-2 लाख के बिल आ रहे हैं, वो जाकर उनकी चिंता करें। जो विभाग उनके पास है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास है, वो उसकी चिंता नहीं कर रहे, केवल 8-10 अधिकारियों के ऊपर ही पीछे पड़े हुए। अगर कोई भी गड़बड़ होती दिल्ली में, दिल्ली सरकार में सैकड़ों अधिकारी हैं, तो अरविंद केजरीवाल कहते कि सारे अधिकारी खराब हैं। तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको दिखा रहे थे। आपको बता दें काफी महत्वपूर्ण ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है और काफी गंभीर सवाल यहां पर खड़े किए गए हैं अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ। साफ तौर पर जिस तरह से अध्यादेश लाने के बाद जो स्थिति
पनपी है उसमें किस तरह से अरविंद केजरीवाल उसको नहीं मान रहे हैं और लगातार जो स्थितियां रही हैं उसमें अधिकारियों पर किस तरह का दबाव बनाया गया है, इसको लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी महत्वपूर्ण थी। तमाम गंभीर सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए। ऐसे में भ्रष्टाचार की जो बातें अरविंद केजरीवाल की देखने को मिली हैं और उस पर जो आरोप लगे हैं उसको किस तरह से जो अरविंद केजरीवाल हैं वो किस तरह से यहां पर उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है, उनके ट्रांसफर के ऑर्डर जिस तरह से लगाए गए उसको लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से अधिकारियों पर दबाव बनाए उसको लेकर यहां पर बड़ी और गंभीर सवाल यहां पर उठाए गए हैं। और उसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उन पर किस तरह से यहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं और उसके अलावा जो उन पर दबाव बनाया जा रहा है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बातें रही हैं, जिससे हम आगे भी आपको साझा करते रहेंगे। तो आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि एसबीआई ने स्पष्ट किया है कि एक समय में 20,000 रुपए की सीमा तक के 2,000 रुपए मूल्य वर्ग बैंक नोटों के विनिमय की सुविधा बिना किसी पर्ची की मांग के दी जाएगी। यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर कथित गलत सूचना के बीच आया है कि 2,000 रुपए के नोटों को बदलने के लिए आधार कार्ड जैसी आईडी जमा करने के साथ एक फॉर्म भरना होगा। अजय मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, रोशनी डालिए इस पूरी खबर पर कि किस तरह की जानकारी है आपके पास और साफ तौर पर क्या बड़ी बातें हैं जो स्पष्टीकरण देती हुई नजर आएंगी। देखिए, पहले एसबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसके मुताबिक जो लोग एक्सचेंज करना चाहते हैं 2,000 रुपए के नोट्स, उनको एक फॉर्म भरना जरूरी था। लेकिन अब बाद में स्पष्टीकरण दिया गया है एसबीआई की तरफ से कि आरबीआई की तरफ से ऐसा कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है, इसलिए अब किसी भी तरह के फॉर्म की या स्लिप भरने की जरूरत नहीं होगी। केवल जो ग्राहक हैं, चाहे वो भले ही किसी ब्रांच के ग्राहक हो या न हो, कोई भी सामान्य व्यक्ति बैंक में जा करके 20,000 रुपए तक अपना जो नोट है उसके बदले दूसरे नोट, छोटे नोट हैं, वो प्राप्त कर सकता है। ये समझना जरूरी है कि बैंक में 2,000 रुपए के नोट जमा करने पर कोई पाबंदी नहीं है। आपके पास कितनी राशि है घर में तो आप जाकर के बैंकों में जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक्सचेंज कराना है 2,000 रुपए के बदले अगर आपको छोटे नोट चाहिए तो उसकी सीमा केवल 20,000 रुपए रखी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सिस्टम में जितनी लिक्विडिटी होती है, 500 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट, 200 रुपए के नोट, उनकी संख्या सीमित होती है किसी भी ब्रांच में। तो अगर इस पर लिमिट नहीं लगाई जाएगी तो बहुत सारे लोग इसमें एक्सचेंज करने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे लिक्विडिटी जो है उसमें डिसबैलेंस पैदा हो सकता है। तो लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए कोई स्लिप्स लिया नहीं जाएगा, किसी भी तरह की कोई आइडेंटिटी उनसे नहीं मांगी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक बार में 20,000 रुपए एक्सचेंज कराते हैं, वापस दोबारा आप लाइन में लग करके फिर से 20,000 रुपए एक्सचेंज करा सकते हैं। तो एक बार में आपको सिर्फ 20,000 रुपए तक एक्सचेंज कराने की छूट होगी। कितनी बड़ी बार आप एक दिन में लाइन में लगे, ऐसी कोई समस्या बैंक की तरफ से नहीं होने वाली है और आपकी आइडेंटिटी को लेकर के भी कोई ऐसा सवाल या फिर आपको परेशानी नहीं होगी। बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है और समय भी काफी है, 4 महीने का वक्त दिया गया है, इसीलिए कि लोग सेटल हो जाएं और इसको लेकर के किसी भी तरह का पैनिक ना हो। शुक्रिया अजय तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।